सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारे बीएड की रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। इस वीडियो में हम असेसमेंट फॉर लर्निंग जो बीएड सेकंड ईयर का ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग या फिर हम इसे हिंदी में कह सकते हैं अधिगम के लिए आकलन। ये जो सब्जेक्ट है आपका बीएड में, इसके इंपॉर्टेंट जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है पेपर में बार बार आ रहे हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम इसी क्लास में कवर करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है मापन की परिभाषा दो। सबसे पहला मापन, तो मापन क्या होता है? किसी भी विशेषता को, व्यक्ति, वस्तु, क्रिया, इनमें काफी सारी विशेषताएं होती हैं, तो इनकी किसी भी विशेषता को माप कर निश्चित इकाई अंकों में बदलने की प्रक्रिया को मापन कहते हैं। तो आप शब्दों में भी लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, या किसी जो हमारे विषय एक्सपर्ट वगैरह हुए हैं, विचारक हुए हैं, किसी की एक परिभाषा दे सकते हैं। कैम्पबेल ने क्या कहा है? नियमों के अनुसार वस्तुओं या घटनाओं को अंकों या संख्याओं में व्यक्त करना ही मापन कहलाता है। मूल्यांकन किसे कहते हैं? मूल्यांकन की आप एक परिभाषा दे सकते हैं जो भी आपको याद है। क्विलन व हन्ना ने क्या कहा है? विद्यालय द्वारा हुए बालक के व्यवहार में परिवर्तन के विषय में साक्ष्यों के संकलन तथा उनकी व्याख्या करने को यह मूल्यांकन कहते हैं। अब मापन कितने प्रकार का होता है ये भी देख लेते हैं। मापन दो प्रकार का होता है हमारा, मात्रात्मक मापन, गुणात्मक मापन। मात्रात्मक मापन मतलब हम किसी चीज की मात्रा माप रहे हैं। गुणात्मक मापन मतलब किसी गुण को माप रहे हैं, आप कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, कितनी क्वालिटी है आप में, वो गुणात्मक मापन होता है। मापन के दो कार्य बताओ, तो वर्गीकरण करना, तुलना करना, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार आया हुआ है ये क्वेश्चन भी। मूल्यांकन के क्या लाभ है? शिक्षक को पता चल जाता है कि उसका शिक्षण कितना प्रभावी रहा, भविष्य के लिए वो योजनाएं बना सकता है, बच्चों के बारे में भविष्यवाणी कर सकता है। इसके अलावा बच्चों के जो विकास किस स्तर तक पहुंचा है, उनके ज्ञान व कौशल में कितना सुधार हुआ है, तो काफी सारी चीजें एक शिक्षक को मूल्यांकन के द्वारा पता चल जाती है। जो आपके दिमाग में आए पेपर में, जो आपके याद हो वो लिख सकते हैं। सत्र के अंत में परीक्षाएं लेना किस प्रकार का मूल्यांकन है? वो योगात्मक मूल्यांकन है। मूल्यांकन दो प्रकार का होता है, हमारा रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन। तो ये योगात्मक मूल्यांकन है। नेक्स्ट बात करते हैं मूल्यांकन करने की किन्हीं दो प्रविधियों के नाम लिखिए। मूल्यांकन करने की काफी सारी तकनीकें होती है, मैंने सभी आपको बताई हुई हैं। अवलोकन करना, बच्चों की परीक्षा लेना, प्रश्नावली, रेटिंग स्केल, हमारा वस्तु निर्माण, काफी सारी होती हैं। इंटरव्यू भी ले सकते हैं हम बच्चों का, जिनसे हम बच्चों का आकलन या मूल्यांकन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा परीक्षा को परिभाषित कीजिए। परीक्षा एक ऐसी वैज्ञानिक विधि है जिसकी सहायता से छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान व विविध कौशलों का मापन किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं? बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, बच्चों को उन प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं और बच्चों के उत्तरों के आधार पर हम बच्चों के ज्ञान व कौशल की माप करते हैं। ये चीज भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है सीसीई का पूर्ण रूप क्या है? कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन, हिंदी में से बोलते हैं सतत व व्यापक मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मापन का सबसे उच्च स्तर कौन सा होता है? देखो मापन के 4 स्तर होते हैं, नामित, क्रमिक, अंतराल, अनुपातिक। नामित स्तर, क्रमिक स्तर, अंतराल स्तर, अनुपातिक स्तर, मापन के 4 स्तर होते हैं। तो सबसे अच्छा स्तर होता है वो होता है अनुपातिक स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मापन के किस स्तर में निरपेक्ष शून्य बिंदु होता है? एब्सोल्यूट 0 पॉइंट जिसे हम बोलते हैं। तो मापन के सबसे लास्ट वाले स्तर में, अनुपातिक स्तर में होता है। मापन के दो मात्रात्मक उपकरणों के नाम लिखिए। हमारा संख्या, हाइट स्टैंड, वेट मशीन। तो मेन हमारा वेट मशीन और हाइट स्टैंड आप लिख सकते हैं। मापन के दो गुणात्मक उपकरण में जो हमारे अवलोकन वगैरह के उपकरण थे, आकलन वगैरह के, तो वे मापन के हमारे गुणात्मक उपकरण ही होते हैं। अवलोकन करना, साक्षात्कार, प्रश्नावली, श्रेणी मापनी, ये सब गुणात्मक उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन से आकलन में निदान तथा उपचार दोनों होते हैं? ये होता है रचनात्मक आकलन में या अधिगम के लिए आकलन में। कुछ भी आपके पेपर में आए, रचनात्मक मूल्यांकन भी, अधिगम के लिए आकलन भी। आकलन पूछा है, हम अधिगम के लिए आकलन लिख देंगे। मूल्यांकन पूछता है, रचनात्मक मूल्यांकन कह देते हम, दोनों सेम ही है। अंतराल मापन के कोई दो उदाहरण दो। अंतराल मापन, मापन का तीसरा स्तर होता है। पहला होता है हमारा नामित, ये पहला। दूसरा होता है क्रमिक, तीसरा अंतराल, चौथा हमारा अनुपातिक। तो जो तीसरा स्तर है मापन का, उसके उदाहरण देने हैं तापमान, छात्रों की उपलब्धि आदि।
मापन का सबसे शुद्ध स्तर अनुपातिक स्तर होता है। निबंधात्मक परीक्षाओं के गुण बताइए। एक तो उन्हें बनाना आसान होता है। निबंधात्मक परीक्षाओं को 3-4 क्वेश्चन हमने लिख दिए बच्चों को, इससे बच्चों का पूरा पेपर तैयार हो जाएगा। दूसरा, इसका फायदा ये होता है कि बच्चे अपने अनुभव के अकॉर्डिंग अपनी शैली में प्रश्नों के उत्तर देते हैं, उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता देते हैं। लेकिन इसके दोष भी होते हैं। एक तो ये वस्तुनिष्ठ नहीं होते, टीचर बदले तो हमारे नंबर भी बदल जाएंगे। दूसरा, हम फैक्चुअल जानकारी इसमें नहीं पूछ सकते, किसी एक फैक्ट, कोई एक तथ्य, स्पेशल तथ्य में पूछना, वो नहीं पूछ सकती, इसके दोष है। निबंधात्मक परीक्षाओं के दोष ये रहे तो वही है, टीचर बदलेगा, अंक भी बदल जाएंगे। अगर एक टीचर चेक करेगा तो समय भी ज्यादा लगेगा। कंप्यूटर भी हमारा इन परीक्षाओं को चेक नहीं कर सकता, काफी इनके दोष भी हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के 2 उदाहरण दीजिए। वस्तुनिष्ठ मतलब जिनके उत्तर निश्चित होते हैं। तो पहला उदाहरण तो यही हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी। दूसरा उदाहरण हमारा ये हो जाता है, विद्युत बल्ब डैश ऊर्जा को डैश ऊर्जा में बदलता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के 2 दोष, एक तो नकल कर लेते हैं बच्चे इसमें। दूसरा, इसमें बच्चे तुक्का भी मार सकते हैं। तुक्का मारना, अंदाजे से उत्तर लगा देते हैं। जैसे कि हमारे एमसीक्यू टाइप होते हैं क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं और जो सही गलत होते हैं उसमें सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, तो बच्चे तुक्का भी मार देते हैं तो भी सही होने के चांसेस रहते हैं। एक इसका दोष है, बच्चे की भाषा शैली का हम आकलन नहीं कर पाते। एक इसका दोष है, जो बच्चे स्वतंत्रता अपने अनुभव के अकॉर्डिंग प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते। तो काफी दोष है इसके भी। वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के गुण ये हैं, एक तो इन्हें सबसे अच्छा जांचना आसान होता है, कंप्यूटर इनकी चेक कर सकता है, जरूरी नहीं है कि कोई टीचर ही चेक करे उन्हें, कंप्यूटर भी चेक कर सकता है। और एक ये वस्तुनिष्ठ होते हैं, कोई भी टीचर चेक करे, बच्चे के उत्तर, बच्चे के जो नंबर है उतने ही रहेंगे जितने उसने उत्तर सही दिए हैं। तो टीचर के बदलने पर बच्चे के अंक नहीं बदलते, तो ये अच्छा है, इनकी वैधता विश्वसनीयता ज्यादा अच्छी होती है, तभी हम इन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छे परीक्षण की तकनीकी कसौटियों में कौन कौन सी आती है। देखो, वस्तुनिष्ठता, वैधता, विश्वसनीयता और मानक, ये आते हैं। 3 तो मेन ही है ये। मानक थोड़ा स्टैंडर्ड वाला होता है, अगर हम मानक परीक्षण में उसे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें उसे मानक निकालने पड़ेंगे उसके। तुक्का लगाना अथवा संयोगवश उत्तर देना, इस चीज को कम करने के लिए आप क्या करेंगे। सबसे पहले तो वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के जो प्रश्न हैं उन्हें अच्छे स्टैंडर्ड के बनाएंगे, हम एक अच्छे लेवल पे सेट करेंगे। और जो प्रश्न है वे इस तरह से सेट करेंगे कि बच्चों में स्वयं उत्तर देने की भावना प्रेरित हो, न कि पूछने की दूसरों से। तो ये कुछ चीजें हम कर सकते हैं। मानकों के कुछ प्रमुख प्रकार बताइए। जो मानक होते हैं इसके कुछ प्रमुख प्रकार बताइए, ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। मानकों के कुछ प्रकार बताइए। आयु मानक, कक्षा मानक, शतांश मानक, टी समूह मानक, जड़ प्राप्तांक मानक, टी प्राप्तांक, ये कुछ मानक है। आप चाहे तो ये भी लिख देंगे पेपर में, आयु मानक, कक्षा मानक, शतांश मानक, काम चल जाएगा। ब्लूप्रिंट किसे कहते हैं। देखो, ब्लूप्रिंट होता है हमारे एक तालिका। जब हम पेपर बनाते हैं, पेपर बनाने के परीक्षण के निर्माण के कुछ स्टेप होते हैं। सबसे पहले हम निर्धारित करते हैं किन बच्चों के लिए हम किस सब्जेक्ट का, किस तरह के प्रश्नों से संबंधित क्या पेपर, बच्चों का कौन सा टेस्ट लेने वाले हैं, सामान्य सी तैयारी करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उद्देश्य वगैरह निर्धारित करते हैं। उद्देश्य के अनुरूप प्रश्नों वगैरह कितने लेंगे वो है निर्धारित करते हैं। टोटल अंक निर्धारित करते हैं, कितने अंक की परीक्षा लेंगे, कितने समय के लिए लेंगे। तो वो सब चीजें निर्धारित करने के बाद हम एक टेबल बनाते हैं, एक टेबल अपने परीक्षण के बारे में। उस टेबल में हम सब कुछ लिखते हैं कि मैं किस उद्देश्य के कितने प्रश्न रखूंगा, एक प्रश्न कितने नंबर का होगा, कुल परीक्षा हमारी कितने अंकों की होगी। तो जो बेसिक सी जानकारी हम सारी उस टेबल में रखते हैं, उस टेबल को हम ब्लूप्रिंट बोलते हैं। ब्लूप्रिंट मतलब कच्चा नक्शा। अब उस ब्लूप्रिंट को देखकर कितने भी टीचर पेपर का निर्माण कर सकते हैं। अगर मैंने ब्लूप्रिंट का निर्माण कर दिया है ना, उसमें लिख दिया है कि ज्ञानात्मक के 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, 1 शॉर्ट होगा, भावात्मक के इतने होंगे, क्रियात्मक के इस तरह के होंगे, और ज्ञानात्मक वाले भी जो क्वेश्चन होंगे उनमें भी हमारे किस किस प्रकृति वगैरह के होंगे, किस हमारे जो टॉपिक वगैरह है कौन कौन से कवर किए जाएंगे। तो अगर वो सब कुछ लिख दिया है मैंने, तो कोई भी टीचर इससे पेपर का निर्माण कर सकता है। तो इस टेबल को हम ब्लूप्रिंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परीक्षण की वैधता से आप क्या समझते हैं। वैधता, देखो, जिस चीज की जांच करने के लिए हमने परीक्षण का निर्माण किया है, अगर वह परीक्षण उसी चीज की जांच करता है तो उस परीक्षण को हम वैध परीक्षण बोलते हैं, और परीक्षण की क्वालिटी को उसकी वैधता बोलते हैं। देखो, मैंने एक टेस्ट बनाया है, मैं बच्चे के ज्ञानात्मक कौशल के बोध, जो बीएस प्लूम ने क्या कहा है,
उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा है। पहला हमारा ज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक, तीसरा क्रियात्मक। अब जो ज्ञानात्मक है उसमें भी ज्ञान, बोध, प्रयोग। तो ज्ञानात्मक में एक बोध होता है। अगर मैंने कोई परीक्षण बनाया है जो बच्चों के बोध कौशलों की जांच करेगा, तो अगर वह उसी की जांच करता है तो परीक्षण की ये जो विशेषता होती है इसे वैधता बोलते हैं। मतलब जिस चीज की जांच करने के लिए आपने उसे बनाया है वो उसी चीज की जांच करे। अगर आपने संज्ञा के बारे में परीक्षण का निर्माण किया है तो बच्चों के संज्ञा के नॉलेज की ही जांच करे, वो उसे वैधता बोलते हैं। अब विश्वसनीयता क्या होता है? अब जिस चीज की जांच करने के लिए आपने परीक्षण का निर्माण किया है ना, वो उसी चीज की जांच ठीक ठीक करे। यहां पर तो ये था कि जिस चीज की जांच के लिए निर्माण किया है वो उसी चीज की जांच करे, लेकिन यहां पर है परीक्षण जिस चीज की जांच कर रहा है ना वो बिल्कुल ठीक ठीक जांच करे उसे। ऐसा नहीं है हमने संज्ञा के लिए तो निर्माण किया टेस्ट का, उसने संज्ञा का ही जांच की, लेकिन बच्चों के सही कौशलों की जांच उसने नहीं की। मतलब जो बच्चा इंटेलिजेंट था उसके कम नंबर आ गए, जो इंटेलिजेंट नहीं था उसके ज्यादा नंबर आ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे के कौशलों की ठीक ठीक जांच करें। जिस चीज की जांच के लिए उन्हें परीक्षण का निर्माण किया है उस चीज की जांच वो बिल्कुल ठीक ठीक करे। जो लेवल है बच्चे का वो लेवल पूरा हमें एक शिक्षक को बता दे, वो गलत न बताए कि एक बच्चे के नंबर तो ज्यादा आगे जबकि उसे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है टॉपिक की, ऐसा नहीं हो। तो विश्वसनीयता क्या होता है? यही होता है विश्वसनीयता कि जिस चीज की जांच कर रहा है बिल्कुल ठीक ठीक कर दे। वस्तुनिष्ठता क्या होता है? वस्तुनिष्ठता हमारा होता है परीक्षण के, अगर हम जांच कर रहे हैं, परीक्षण हमने बच्चों को दिया, बच्चों ने अपने उत्तर दे दिए। अब उत्तर देने के बाद हम परीक्षण की जांच कर रहे हैं। अगर परीक्षण की जांच करते समय हम टीचर बदल दें तो उस परीक्षण के अंकों में कोई प्रभाव न पड़े। इस क्वालिटी को हम वस्तुनिष्ठता बोलते हैं। जैसे एक टेस्ट है, कुछ बच्चों ने लिया तो बच्चों के XYZ नंबर आए। एक टेस्ट है, बच्चों ने दिया था, वो एक टीचर ने नंबर दे दिए, उसके बच्चों के XYZ अलग अलग नंबर आए। तो दूसरे टीचर से हमने उसकी जांच कराई, दूसरे टीचर ने भी सेम नंबर दिया, तीसरे से जांच कराई, तीसरे ने भी सेम नंबर दिया। तो ऐसे परीक्षण को हम वस्तुनिष्ठ परीक्षण बोलते हैं। जो MCQ टाइप में क्वेश्चन होते हैं ना, MCQ जो हमारे सही गलत में यही वाले होते हैं, कितने टीचर चेक करें, जो बच्चे ने टिक किया है उसी के अकॉर्डिंग नंबर मिलेंगे। तो ऐसे परीक्षण को वस्तुनिष्ठ परीक्षण बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आंकड़े किसे कहा जाता है? सांख्यिकी में, सांख्यिकी तो आप जानते होंगे क्या होता है। सांख्यिकी एक ऐसा विज्ञान होता है जिसमें हम विभिन्न आंकड़ों का विश्लेषण वगैरह करते हैं। तो अब आंकड़े क्या होता है उसकी बात करते हैं। सांख्यिकी क्षेत्र में हमें अलग अलग चीजों की विशेषताओं के बारे में अलग अलग जानकारी प्राप्त होती है, उन जानकारियों को हम आंकड़े कहते हैं। जैसे कोई बालक है, कितने 10 बालक हमारे पास है तो हमें उनकी लंबाई कितनी कितनी है या उनकी सुंदरता कितनी कितनी है, कुछ भी, उनका वजन कितना कितना है। तो अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग विशेषताएं, अलग अलग क्रियाएं होती हैं, उनकी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। तो उन विशेषताओं के बारे में जो जानकारी हमें प्राप्त होती है ना, उस जानकारी को हम आंकड़े कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है, किसी वस्तु क्रिया से संबंधित गुणात्मक या मात्रात्मक जो भी तथ्यों की जानकारी हमारे पास उपलब्ध है उन्हें ही हम सांख्यिकी की भाषा में आंकड़े कह देंगे। जैसे किसी कक्षा में 5 बालक हैं, उन 5 बालकों की आयु ये है, तो ये सांख्यिकी की भाषा में क्या है? आंकड़े हैं। और सांख्यिकी में हम क्या करते हैं? सांख्यिकी एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हम आंकड़ों को वर्गीकरण करते हैं, उनकी व्यवस्था करते हैं, उन्हें सरलता से प्रस्तुत करते हैं, उन्हें ग्राफ वगैरह में कन्वर्ट करते हैं। ये सब काम हम सांख्यिकी में करते हैं। अब हिस्टोग्राम क्या है? हिस्टोग्राम एक ग्राफ है। आपने दंड आरेख बनाया होगा ना, ये वाला आरेख आपने कहीं ना कहीं बनाया होगा। देखो ये वाला ऐसे दंड आरेख इसे हम बोल देते हैं, इसे हिस्टोग्राम बोलते हैं, ध्यान रखना। ये ऐसे है। अब इसके क्या लाभ हैं वो आपको लिखने हैं। इसकी सहायता से विभिन्न आंकड़ों को हम चित्रात्मक रूप प्रदान कर सकते हैं। हम जो हमारे पास आंकड़े हैं, देखो हमने एक चित्र के रूप में उन आंकड़ों को दिखा दिया। इससे विभिन्न आंकड़ों को समझना आसान हो जाता है, विभिन्न आंकड़ों की तुलना करना आसान हो जाता है। इसका प्रयोग लगभग सभी क्षेत्रों में कर सकते हैं हम। तो ये जो ग्राफ, ये ग्राफ एक तरह से आप इसे ग्राफ कह सकते हैं। ग्राफ कई तरह के होते हैं, पाई ग्राफ होता है ऐसे, एक ऐसा ग्राफ भी होता है जिसमें एक सीधी लाइन ऐसे चलती है, एक ऐसा ग्राफ भी होता है जिसमें खाली ऐसे लाइनें ऊपर उठी हुई होती हैं। तो ग्राफ भी कई तरह के होते हैं, मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं सभी ग्राफ। गुणा, देखो मापन 2 तरह का होता है, एक मात्रात्मक मापन, एक गुणात्मक मापन। अब मात्रात्मक मापन के बाद हमें जो आंकड़े प्राप्त होते हैं
उन्हें हम मात्रात्मक आंकड़े कहेंगे। गुणात्मक मापन के बाद हमें जो आंकड़े प्राप्त होते हैं उन आंकड़ों को हम गुणात्मक आंकड़े कहेंगे। तो गुणात्मक आंकड़े कैसे होते हैं? किसी बच्चे की बुद्धि को हम कम ज्यादा कह देते हैं, किसी को कम सुंदर किसी को अधिक सुंदर कह देते हैं, किसी की ईमानदारी को कम किसी की ईमानदारी को ज्यादा कह देते हैं, किसी को अच्छा किसी को बहुत अच्छा कह देते हैं। तो वे गुणात्मक आंकड़े हैं, उनकी फिक्स कोई मात्रा नहीं है। लेकिन मात्रात्मक आंकड़े, इनकी मात्रा फिक्स होती है। जैसे बच्चों की आयु इतनी है या बच्चों के नंबर इतने आए हैं, बच्चों की हाइट इतनी है, ये मात्रात्मक आंकड़े होते हैं। खंडित आंकड़े किसे बोलते हैं हम? खंडित आंकड़े ऐसे आंकड़े जो दशमलव में हो सकते हैं। जैसे बच्चों की हाइट है, अगर हम बच्चों की हाइट बताएं तो किसी बच्चे की हाइट 137 या 173 सीएम होगी मान लेते हैं हम, या फिर किसी बच्चे की हाइट तो 100 सेंटीमीटर होगी, किसी बच्चे की हाइट 100.3 सेंटीमीटर भी हो सकती है ना। तो ऐसे आंकड़ों को तो हम खंडित आंकड़े कहेंगे, जो आंकड़े दशमलव में हो सकते हैं। लेकिन कुछ आंकड़े दशमलव में कभी नहीं हो सकते। जैसे आपकी कक्षा में बच्चों की कितनी संख्या है? अब या तो बच्चे आपके 32 होंगे या 33 होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी कक्षा में 33.5 बच्चे हैं, नहीं हो सकता। तो कुछ आंकड़े ऐसे होते हैं जो दशमलव में हो सकते हैं, कुछ आंकड़े ऐसे होते हैं जो दशमलव में हो ही नहीं सकते। जो आंकड़े दशमलव में हो सकते हैं उन्हें तो हम खंडित आंकड़े कहते हैं, अखंडित। जो आंकड़े दशमलव में नहीं हो सकते उन्हें हम खंडित आंकड़े कहते हैं। खंडित मतलब जो पूरे खंड के रूप में है, उनका एक पूरा खंड है, पूरा ग्रुप है उनका याद करने का तरीका। वे टुकड़ों में नहीं होंगे, पूरा एक ग्रुप में होंगे। अखंडित मतलब खंड, एक ग्रुप में नहीं है, वे बिखरे हुए हैं, तो दशमलव में हो सकते हैं। बारंबारता किसे कहते हैं? सांख्यिकी में कोई भी घटना जितनी बार घटित होती है उसे हम उसकी बारंबारता कहते हैं। आम भाषा में उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसे एफ से आवृत्ति कहते हैं। आम भाषा में से फ्रीक्वेंसी, इसे हम एफ से दर्शाते हैं। जैसे हमारी क्लास में हमने बच्चों का टेस्ट लिया, टेस्ट लेने के बाद हमने देखा कि जो 30 नंबर है वे 5 बच्चों के आए हैं, मतलब 30 नंबर 5 बार आया हुआ है। तो 30 की आवृत्ति कितनी है? 5 है, एफ बारंबारता। तो सांख्यिकी में कोई भी घटना जितनी बार घटित होती है उस घटना की उसे बारंबारता कहते हैं। जैसे अगर ये कुछ आंकड़े हमारे पास है, यहाँ पर हमसे पूछा जाए कि 2 की बारंबारता कितनी है, तो 2 कितनी बार आया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। तो 2 की बारंबारता 6 है। बारंबारता मतलब कोई संख्या, कोई आंकड़ा कितनी बार आया है, वो घटना कितनी बार घटित हुई है। नेक्स्ट है हमारा केंद्रवृत्तीय मान। केंद्रवृत्तीय मान बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, बीच का मान। देखो हमारे पास कुछ आंकड़े होते हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये कुछ आंकड़े हैं। 7 भी मान लेते हैं। अब इनमें जो बीच की संख्या है ये 4 है, तो ये इसका केंद्रवृत्तीय मान है। कुछ आंकड़ों का जो बीच की संख्या होती है उसे उसकी केंद्रवृत्तीय मान बोलते हैं। ये इस पूरे आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है ये मान। आंकड़ों का केंद्रवृत्तीय मान वह केंद्रीय मान होता है जो संपूर्ण आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है तथा जिसके आसपास अधिकतर आंकड़े केंद्रित होते हैं। जो केंद्रवृत्तीय मान होता है उसके 3 मापें होती हैं, उसके 3 प्रकार होते हैं: मीन, मीडियन, मोड। माध्य, माध्यिका, बहुलांक। माध्य को हम मध्यमान भी कह देते हैं आम भाषा में, मध्यमान। माध्यिका को हम मध्यांक कहते हैं, इनके अलग अलग नाम भी हैं, मध्यांक, ये बहुलांक तो यही होता है। तो माध्य के बारे में भी अभी हम पढ़ लेंगे हल्का सा। बाकी इन तीनों के बारे में मैंने स्पेशल क्लास ली हुई है, अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया हुआ, प्लेलिस्ट में लिंक पड़ा हुआ है, वीडियो भी पड़ी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसका लिंक है प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं। तो केंद्रवृत्तीय मान निकालने के 3 तरीके होते हैं। अब इन तीनों में संबंध भी होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में बार बार पूछा जाता है कि माध्य, माध्यिका और बहुलांक में क्या संबंध होता है। बहुलांक इज इक्वल टू 2 माध्य, देखो बहुलांक प्लस 2 माध्य इज इक्वल टू 3 माध्यिका। ये याद करने का सबसे आसान तरीका है। मोड प्लस 2 मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन। इंग्लिश में अगर आप याद करते हैं बहुत आसानी से याद हो जाएगा। मोड प्लस 2 मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यमान किसे कहते हैं? कुछ आंकड़े जो हमारे पास हैं उन सभी आंकड़ों को जोड़कर और उनकी कुल संख्या से भाग देकर जो हमें संख्या प्राप्त होती है उसे हम मध्यमान कहते हैं, और यही हमारा मध्यमान का सूत्र होता है। संख्याओं के मध्यमान को हम m से दर्शाते हैं। तो मध्यमान क्या होता है?
संख्याओं का कुल योग, अगर हमारे पास कुछ संख्याएं हैं 4 5, इन्हें आपस में टोटल जोड़ लो, कितने बैठते हैं, 5 4 9 10 11 12 13 14 15, 15 हो गया है। तो टोटल जोड़ो जितने बैठते हैं, और टोटल कितने हैं ये, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं हमने गिन ली। तो जितनी भी संख्याएं हमारे पास है उन संख्याओं का कुल योग, और उसे अगर हम भाग दे दें उन संख्याओं की कुल संख्या से जितनी है वे, उसे हम कहेंगे मध्यमान। तो 15/5 ये इसका 3 मध्यमान आ गया, और देखो 3 बिल्कुल बीच में है, वही तो हम निकाल रहे थे, ये हमारा मध्यमान होता है। पढ़ सकते हैं, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि संख्याओं की कुल योग को उनकी कुल संख्या से भाग देकर जो प्राप्त होता है वो मध्यमान होता है। दीर्घ विधि द्वारा मध्यमान निकालने का सूत्र ये होता है, दीर्घ विधि आसान होती है, लघु विधि कठिन होती है, उल्टा होता है। तो दीर्घ विधि हमारी आसान होती है। दीर्घ विधि द्वारा मध्यमान निकालने का सूत्र ये होता है m = सिग्मा fx/n। पेपर में आता है, फॉर्मूला जरूर पूछा जाता है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में 1-2 फॉर्मूले आपसे जरूर पूछे जाएंगे, तो कई फॉर्मूले मैं अभी आपको बताऊंगा। m = सिग्मा fx/n। m क्या है, मध्यमान है, f क्या है, आवृत्ति है, x क्या है, प्राप्तांक है, x हमारे प्राप्तांक जो आंकड़े आए हुए हैं। सिग्मा fx क्या है, आवृत्तियों तथा प्राप्तांकों के गुणन का योग। n क्या है, प्राप्तांकों की कुल संख्या। तो अगर आप ये फॉर्मूला लिख रहे हैं ना पेपर में, तो ये भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला इसके बिना पूरा नहीं माना जाता। अब लघु विधि द्वारा मध्यमान निकालने का ये सूत्र है, m = am + सिग्मा fd/n × ci। ये होता है am बराबर कल्पित माध्य, d निकालने का ये सूत्र है, x प्राप्तांक, ci वर्गंतराल, m मध्यमान, n प्राप्तांकों की कुल संख्या। ये लघु विधि। दीर्घ विधि क्या है, मध्यमान वाली वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है मध्यमान क्या अर्थ होता है, मध्यमान हम कैसे निकालते हैं, उसमें मैंने अच्छे से बताया हुआ है, लघु विधि से भी दीर्घ विधि से भी। अब मध्यांक निकालने का क्या सूत्र होता है, मध्यांक मतलब माध्यिका, मध्यमान, मध्यांक, और तीसरा होता है हमारा बहुलांक, 3 होते हैं, मीडियन। अगर कंफ्यूज हो जाए, हिंदी में कंफ्यूज हो जाते हैं ना, MEDIAN, तो मीडियन, मीन, मीडियन, मोड, ये याद रखो आप, क्योंकि हिंदी में नाम अलग अलग, मध्यमान को माध्य है, समांतर माध्य है, ऐसे लिख देते हैं, माध्यिका, मध्यांक लिख देते हैं, तो कंफ्यूजन बना देते हैं हिंदी में। उस इंग्लिश में एक बार पढ़ लो, मीन मीडियन मोड है, पेपर में देख लो, पेपर में इंग्लिश में भी आता है, तो एक बार पेपर में देख लो क्या लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप उत्तर दे दो। तो मध्यांक निकालने का क्या सूत्र है, मीडियन निकालने का, अगर आंकड़ों की संख्या सम हो, मतलब अगर हमारे पास ये कुछ आंकड़े आए हुए हैं, अगर हम इन्हें गिने 1 2 3 4 5, अगर ये सम है, सम संख्या है, तो हमारा मध्यांक निकालने का ये सूत्र होता है। मध्यांक को हम MDN से दर्शाते हैं। तो MDN = हो जाएगा n+1/2 वापद। n का मतलब क्या है, कुल कितने हैं, कुल आंकड़े कितने हैं लिखा हुआ है, जहां n आंकड़ों की कुल संख्या है। अगर ये विषम हो, देखो दोनों जगह सम सम लिखा हुआ है मैंने, जब आंकड़ों की कुल संख्या सम हो, जब आंकड़ों की कुल संख्या सम हो, देखो ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, इसे ये गलत लिखा हुआ है, इसे सही करना होगा, यहाँ पर विषम लिख लेना आप, क्योंकि 1 2 3 4 5 है, तो n+1/2, 5/2 3, ठीक है, ये आ गया। तो देखो अगर आंकड़ों की संख्या विषम हो, टोटली आंकड़े 1 2 3 4 5, कुल कितने हैं, 5 है, विषम है, तो आंकड़ों की संख्या विषम होने पर हमारा मध्यांक निकालने का ये सूत्र होता है n+1/2 वापद। लेकिन अगर आंकड़ों की संख्या सम हो, यहाँ पर 6 भी हो, तो टोटल हमारे 6 आंकड़े हो जाएंगे, 6 सम है, तो तब मध्यांक निकालने का क्या सूत्र होगा, n/2 वापद प्लस n/2 + 1 वापद बाई 2। ये आपको सेम ऐसे लिखने होंगे पेपर में, जैसे लिखा हुआ है सेम, चाहे रटो चाहे आप कुछ करो, आपका काम है। अब ये फॉर्मूले क्या है, कैसे काम करते हैं, उसके लिए आपको मध्यांक वाली वीडियो देखनी होगी, फॉर्मूले कैसे आई हैं, कैसे यूज होते हैं, अच्छे से बताया हुआ है मैंने। बहुलांक किसे कहते हैं, किसी भी आंकड़े वितरण में जो अंक सबसे ज्यादा बार आया है उसे बहुलांक बोलते हैं। जैसे ये कुछ आंकड़े दिए हुए हैं हमें, इसमें सबसे ज्यादा बार क्या आया हुआ है, देखो 9 आया हुआ है, 1 2 3 4 बार आया हुआ है 9, तो 9 सबसे ज्यादा बार आया है, तो इसका बहुलांक 9 है। किसी भी आंकड़े वितरण में जो अंक सबसे ज्यादा बार आया है उस अंक को हम उस वितरण का बहुलांक कहते हैं, समझे। गैरेट ने भी यही कहा है
किसी भी आवर्ती वितरण में बहुलांक वह मान है जिसकी पुनरावृत्ति सबसे ज्यादा बार होती है, मतलब जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है। ये आंकड़े दिए हुए, इसका बहुलांक ज्ञात करने के लिए पेपर में आ जाता है कि इन आंकड़ों का बहुलांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इन्हें एक सीक्वेंस में लगाएंगे, चाहे आरोही में लगाएं चाहे आप अवरोही में लगाएं, असेंडिंग डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में लगाएं। फिर देखेंगे कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार आई है, तो 9 4 बार आया है, तो बहुलांक 9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विचलनशीलता। देखा कोई भी कुछ आंकड़े हैं, मान लेते हैं 1 7, ये 7 है, ये 25 37 50। तो किसी भी आंकड़े वितरण में कोई भी आंकड़ा अपने मध्यमान से या सेंट्रल बीच के पॉइंट से जितना दूर होता है उसे उसकी विचलनशीलता बोलते हैं। मध्यमान मतलब केंद्रवृत्तीय मान, केंद्रवृत्तीय मान 3 होते हैं, उसमें मध्यमान सबसे ज्यादा शुद्ध मानते हैं। तो कोई भी किसी भी आंकड़े वितरण में कोई एक अंक अब उस आंकड़े वितरण के मध्यमान से जितना दूर है उसे हम उसका विचलनशीलता कहते हैं। देखो अगर इसका मध्यमान निकालें, इसका मध्यमान मान लेते हैं, यहाँ पर कुछ आ जाता है, कुछ x मान लेते हैं, कुछ मध्यमान आ गया, तो ये जो एक है इस x से जितना दूर है ये इसकी विचलनशीलता है। ये 50 है, x क्या हम इसे मान लेते हैं 27, इसका मध्यमान आ गया। तो ये जो एक 27 से कितना दूर है, 26 दूर है, तो 26 इस एक की विचलनशीलता है। ये 50 27 से जितना दूर है ये उसकी विचलनशीलता है। तो जो आंकड़ों का केंद्रवृत्तीय मान होता है, उस केंद्रवृत्तीय मान से कोई एक आंकड़ा कितनी दूर होता है उसे उस आंकड़े की विचलनशीलता कहते हैं। समझे आप, मैंने अच्छे से समझा दिया है, लिखा हुआ तो ये है ही। अब विचलनशीलता निकालने के भी 4 तरीके होते हैं, परास, मध्यमान विचलन, चतुर्थांश विचलन, मानक विचलन। तो ये विचलनशीलता निकालने के 4 तरीके होते हैं। परास क्या होता है, किसी भी आंकड़े वितरण में कुछ आंकड़ों का जो हमारे पास वितरण है उसमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के अंतर को परास कहते हैं। परास मतलब फैलाव, रेंज, हमारे आंकड़े कितने फैले हुए हैं। जैसे 1 2 3 7 25, इसका अगर हमें परास निकालना है तो 25 में से 1 घटा देंगे 24 आ जाएगा, मतलब 24 संख्याओं तक हमारे आंकड़े फैले हुए हैं, ये इसका परास है। तो परास क्या है, आंकड़ों का फैलाव है, कोई आंकड़ा कितना फैला हुआ है वो उसका परास है। परास निकालने के लिए हम आंकड़े की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं को आपस में घटा देते हैं, जो अंतर आता है वो परास निकल आता है। तो परास निकालने का यही सूत्र है, आंकड़ों का परास, इसे r से दर्शाते हैं हम, इज इक्वल टू अधिकतम अंक उसमें से न्यूनतम अंक घटा देते हैं। अब मध्यमान विचलन दूसरा हमने परास पढ़ लिया, देखो यहाँ पर 4 लिखे हुए थे, परास, मध्यमान, चतुर्थांश और मानक विचलन। तो परास पता चल गया आपको। अब मध्यमान विचलन निकालने का क्या सूत्र है, सभी हम जो मध्यमान है उस मध्यमान से सभी अंकों का विचलन निकालेंगे और उसका मध्यमान ले लेंगे हम, ये हमारा मध्यमान विचलन आ जाता है। किसी भी समूह का मध्यमान विचलन निकालने का क्या सूत्र होता है, वो ये होता है सभी अंकों के विचलनों का योग बाय कुल अंक, ये लिखाना आप पेपर में। बाकी मध्यमान विचलन क्या होता है इस पर भी वीडियो बनाई हुई है, अच्छे से समझना चाहते हैं वो वीडियो देखनी होगी, यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आएगा, यहाँ पर तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। अब मानक विचलन की बात करते हैं। मानक विचलन ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है, तो मानक विचलन ज्ञात करने का यह सूत्र होता है रो इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी, सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। तो यहाँ पर सिग्मा डी स्क्वायर और इसका मतलब ये होता है, ये मानक विचलन ज्ञात करने का सूत्र होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सहसंबंध कितने प्रकार के होते हैं। सहसंबंध 3 प्रकार का होता है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य। सहसंबंध गुणांक किसे बोलते हैं, सहसंबंध किस प्रकार का है, 2 संख्याओं में धनात्मक है या गुणात्मक है या शून्य है, किस प्रकार का है और कितने है, इस चीज को दर्शाने के लिए हम जिस गुणांक का प्रयोग करते हैं उस गुणांक को सहसंबंध गुणांक बोलते हैं। सहसंबंध गुणांक का अधिकतम और न्यूनतम मान कितना होता है, अधिकतम तो +1 हो सकता है, न्यूनतम -1 होता है। अगर 2 संख्याओं में पूरा सहसंबंध है, बिल्कुल धनात्मक सहसंबंध है, वो +1 होगा। अगर 2 संख्याएं बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत हैं तो ये -1 होगा। अगर 2 संख्याओं में बिल्कुल भी सहसंबंध नहीं है तो वो 0 होगा। तो इसी वजह से सहसंबंध गुणांक का मान हम +-1 ये लिख देते हैं कि +1 से लेकर -1 के बीच में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीयरमैन का सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने का ये सूत्र है। स्पीयरमैन का सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने का ये सूत्र है, रो इज इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n अंडर रूट n स्क्वायर -1 रूट क्लोज।
तो ये स्पीयरमैन का है। इसी के साथ ही हमारा पियर्सन का भी है। ये पियर्सन का सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने का सूत्र है, तो इसे भी आप अच्छे से पढ़ लेना। R इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर डॉट सिग्मा वाई स्क्वायर। तो ये है, ये सहसंबंध गुणांक करने के सूत्र हैं। ये सूत्र तो देखो आपको रटने पड़ेंगे, सिंपल सा, इनमें तो हम ऐसा कुछ कर नहीं सकते। तो ये आज की हमारी क्लास थी। आई होप समझ आ पाई होंगे आप सभी चीज़ों को, अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं, बीएड के पेड नोट्स अवेलेबल हैं। ये नंबर दिया हुआ है 9528219270। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको पेड नोट्स इजीली प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। कोई डाउट आपका होता है वो आपको वहीं पर कवर करा दिया जाएगा। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर लीजिए। तो ये आज की हमारी क्लास थी। आई होप इस क्लास को बेहतर तरीके से आप समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड के सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।